हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर पर। डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में जितने भी सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछले 10 साल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें, और डिटर्मिनेंट्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ n क्रॉस n नंबर इनटू n हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। कहने का मतलब है इसका कि अगर डिटर्मिनेंट्स है, जैसे यहाँ पर इसने क्या दिया है, r1 है, r2 है, फिर ऐसे ही आगे चलते चलते आपका कहाँ तक गया होगा, Rn तक गया होगा। ठीक है, मतलब कितने रो हैं, नंबर ऑफ रो n है। ठीक है, उसी तरह अब अगर हम कॉलम के लिए बात करें तो कितने होंगे, C1 होगा, फिर C2 होगा, फिर ऐसे ही बीच में भी होंगे, फिर लास्ट में जाते जाते Cn तक गया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ रो, मतलब कि अगर नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को बराबर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को बराबर होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स में था 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स अगर देखें तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, या फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होना चाहिए, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आगे देखते हैं इसको कैसे डिनोट किया जाता है, डी से, कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। आगे देखें, अ डिटर्मिनेंट हैविंग n क्रॉस n नंबर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। जैसे कोई पूछेगा ये कितने ऑर्डर का है, ये डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है, तो हम बोलेंगे n ऑर्डर का है। ठीक है, n क्रॉस n लिखा है, तो मैट्रिक्स में हम लोग बोलते थे n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स। यहां पर हम केवल बोलेंगे n ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि अगर n ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है तो मतलब कि नंबर ऑफ रो भी n होगा और नंबर ऑफ कॉलम भी n होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइनर डिटर्मिनेंट्स में अगर हमको देखना होगा कि माइनर क्या होता है, तो माइनर के लिए बात करें, पहले देखते हैं क्या है। द माइनर ऑफ aij denoted by capital Mij, which is obtained on deleting ith row and jth column from the original determinant। जैसे हम एक डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं, जैसे अपने पास डिटर्मिनेंट्स हमने लिया a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। हमने कितने ऑर्डर का लिया, 3 ऑर्डर का लिया। 3 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि aij, जैसे यहां पर बोला गया है ना aij को माइनर ऑफ aij, हमसे कोई पूछेगा माइनर ऑफ a11, जैसे हम क्या करेंगे, हमको इसका माइनर बताना है। ठीक है, माइनर ऑफ a11 को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल M फिर 1। ठीक है, अब माइनर ऑफ a11 को हम लोग कैपिटल M11 लिखेंगे। अब इसको हमको लिखना होगा तो बात आएगा क्या होगा, तो हमने जैसे a11 का माइनर लिखना है तो a11 के रो के सारे एलिमेंट और a11 के कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट करना होगा। बात आएगा जो बचेगा, क्या बचेगा, ये वाला a22, a23, a32, फिर a33, ये बचेगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनर ऑफ a11। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देख लेते हैं। क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो a22 इंटू a33, इसका मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में माइनस लगाना होता है अपने को,
माइनस A32 इंटू A23। ठीक है, आसान है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आया, हमको बताओ भाई माइनर ऑफ A22, हमसे बोल दिया गया माइनर ऑफ A22, तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे M22। अब M22 को लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, तो अब इस A22 के कॉलम में और रो में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबको डिलीट करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या अपने को, जैसे हमने A22 के रो के सारे एलिमेंट को डिलीट किया और कॉलम को डिलीट किया, तो बचेगा अपना A11, फिर A31 बचेगा, इधर से आपका A13 बचेगा, फिर यहां से आपको A33 बचेगा। तो हमारे लिए लिखना आसान है। क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि हमको बताओ M33, तो हम समझ जाएंगे कि हमको माइनर ऑफ A33 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, माइनर ऑफ A33 पूछा गया है। ठीक है, अब माइनर ऑफ A33 पूछा गया है तो A33 के कॉलम के सारे एलिमेंट्स और रो के सारे एलिमेंट्स को हमको डिलीट करना पड़ेगा। जो डिटरमिनेंट्स में बचेगा हमको केवल वही लिखना होगा। बचेगा क्या, A11, A21, A12, A22। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान होता है माइनर निकालना। आगे चलते हैं, अगला है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, CIJ से। जैसे बोल दिया गया कोफैक्टर ऑफ AIJ, तो कैसे हम डिनोट करेंगे, CIJ से। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो CIJ इक्वल्स टू -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि -1 पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ AIJ। ठीक है, जैसे एक डिटर्मिनेंट्स लेते हैं हम, अपने पास वही डिटर्मिनेंट पुराना वाला लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने क्या लिया, ये डिटर्मिनेंट लिया। अब हमसे पूछा गया कि हमको बताओ भाई कोफैक्टर ऑफ A11। अब कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब A11 का कोफैक्टर चाहिए अपने को, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे C11। अब C11 लिख दिया तो C11 को हमको क्या लिखना होगा, -1 पावर I के स्थान पे आपको 1 रखना होगा और J के स्थान पे भी आपको 1 रखना होगा, फिर M11 होगा। ठीक है, अब M11 फाइंड करना सबको आता है। M11 मतलब माइनर ऑफ A11। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे -1 के पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि डिग्री इवन होगा, तो C11 को हम M11 भी बोल सकते हैं। तो M11 की वैल्यू हम लिखेंगे, कितना होगा, A22, A23, A32, A33। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे आपके दिमाग में आ गया, हमको बताना है कोफैक्टर, हमको इसका कोफैक्टर फाइंड करना हो, कोफैक्टर ऑफ A23। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे C23। अब C23 को हमको लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 पावर 2 + 3, I की वैल्यू अपने को 2 पुट करना है और J की वैल्यू 3 पुट करना है, फिर M23 मतलब माइनर ऑफ 23 हमको बताना है। अब हमको माइनर ऑफ 23 बताना है, मतलब कि इस A23 के कॉलम के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है और रो के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब ये वाला पूरा डिलीट होगा, ये वाला डिलीट होगा, बचेगा क्या आपका A11, A12, A31, फिर A32।
हाँ एक बात और, ये तो हमने m23 लिखा, लेकिन यहाँ पर माइनस के पावर कितना है 2+3, मतलब माइनस की डिग्री ऑड आ रही है, तो यहाँ पर आपको माइनस लग जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब हमको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कैसे हम करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे अपने पास ये n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिया गया, अब n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिया गया, हमको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू लिखना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे हम किसी भी रो को लेके सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो अब अगर देखा गया तो a हमने i1 लिया, ठीक है, यहां पर दिखाया गया ना आपको, फॉर इच i, मतलब कि i आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमने अगर ai1 लिया तो उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ai2, फिर उसी का कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, प्लस आगे भी चलते देते ain मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोफैक्टर, उसी के कोफैक्टर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर सारे को ऐड कर देना है, आपके पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहां पर अब देखिए लिखा गया है -1 पावर i+1, मतलब यही C11 या इसके कोफैक्टर को माइनर में फॉर्म में बदल दिया गया है ना। अब यहां पर डिपेंड करेगा i क्या है, अगर इन दोनों को ऐड करने पर अगर आपका इवन आ रहा है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर अगर ऑड आ रहा है तो ये माइनस निकल जाएगा बाहर। ठीक है, आगे है नोट, क्या है i1 ci1 प्लस, मतलब कि i1 है, फिर उसी के कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये वाला है ai2, उसी के कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, उसी से चलता गया, इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ith रो, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रो गिव्स द सेम वैल्यू एंड इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा। मतलब कि हम वही बोले हैं पहले ही शुरुआत में ही कि हम किसी भी रो को लेकर के अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज हमको याद करना जरूरी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी यहां पर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले नंबर पर अपना प्रॉपर्टी है, और डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। जैसे वहां पर दिखाते थे ना, ट्रांसपोज करते थे हम लोग मैट्रिक्स में, सेम यहां पर भी है, द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू डी टी। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में, देखिए फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हुआ, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में शिफ्ट हुआ, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में शिफ्ट हुआ, है ना। आपको एग्जांपल भी दे दिया गया है, फर्स्ट रो में 1 2 3 है तो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 हो गया, सेकेंड रो में आपका 4 5 6 है तो सेकेंड कॉलम में आपका 4 5 6 है, और अगर थर्ड रो में 7 8 9 है तो थर्ड कॉलम में 7 8 9 है। तो क्या होगा कि आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि अगर हम डिटर्मिनेंट्स का, कोई भी डिटर्मिनेंट्स अपने को दिया गया है, हम उस डिटर्मिनेंट्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया तो डिटर्मिनेंट्स के आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगला है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर 0 देन द डिटर्मिनेंट्स इज 0। अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, किसी भी रो या कॉलम के किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट्स आपका 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर इस वाले डिटर्मिनेंट्स देखें तो यहां पर कॉलम के ये इस वाले कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इसका आंसर 0 होगा। इस वाले में सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं तो भी आंसर 0 हो गया। अगला है इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट्स इज 0। कहने का मतलब किसी भी रो, किसी भी दो रो के सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो। जैसे अगर हमने देखा यहां पर कौन है आपका A1 2 3 और हाँ
अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आइडेंटिकल बोले जाएंगे, दोनों कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, ये A11 A11 A22 A22 A33 A33, अब ये सब सेम है तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। यहां पर अगर जैसे देख लें आपके पास 1 2 3 है, ये भी 1 2 3, मतलब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेकेंड रो के सारे एलिमेंट बराबर हैं, इक्वल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, आइडेंटिकल है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ द कॉलम any two rows columns of the determinants results in change of its sign। अब जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए आपके पास सेकेंड कॉलम है, उसको फर्स्ट में लिखा और फर्स्ट कॉलम को सेकेंड में लिखा, तो आंसर में माइनस का चेंजिंग हो जाएगा। अगर इसका आंसर 2 आ रहा है तो इसका आंसर -2 आएगा, ठीक है। अगला है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे कि किसी एक स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराते थे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नियम या रूल नहीं है। यहां पर क्या है कि जैसे हमने क्या किया, अपने को दिखा कि सेकेंड कॉलम में k से मल्टीप्लाई है, सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई है, तो इस k को बाहर बुलाया जा सकता है, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। या अब देखिएगा इस k को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कराया गया तो कुछ ऐसा बन गया। तो आप किसी एक नंबर से चाहे तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, चाहे किसी एक कॉलम में, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे मैट्रिक्स में होता था ना कि मैट्रिक्स में क्या होता था कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर अगर किसी स्केलर नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना है तो किसी एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगला, अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड अंडर अ कॉलम ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म। जैसे ये चीज लिखा है, आपने क्या दिखा, A1 B1 C1 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में A2 B2 C2, थर्ड रो में A3 B3 C3 है। तो सामने वाले ने क्या किया, A1 A2 A3 है। अब इसमें किसी एक फर्स्ट वाले रो में फर्स्ट वाले कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया, जैसे यहां पर 2A1 2A2 2A3 हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, सारे कॉलम को, तीनों कॉलम को ऐड किया और किस में लिखा, सेकेंड कॉलम में। तो इससे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहां पर 2 आपको बाहर मिलेगा और उसको मल्टीप्लाई करा के आंसर बराबर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर है अपना 1 4 7 2 5 8 3 6 9 है, और बोला क्या गया है यहां पर R2 में, इसका मतलब है R2 में लिखना है अपने को, किसको किसको, R1 प्लस लैम्डा R2, मतलब कि आपको सेकेंड रो में लैम्डा से मल्टीप्लाई करानी है, फिर R1 ऐड करना है और लिखना किस में है, R2 में। तो आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो column of a determinant is a sum of two terms then determinants can be written as sum of two determinants। कहने का मतलब है कि जैसे आपको दिखा ये थर्ड वाले कॉलम में सब में C1 में प्लस D1 है, C2 में D2 ऐड किया गया है, C3 में D3 ऐड किया गया है। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको 2 डिटर्मिनेंट्स बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, आपको ये दोनों कॉलम को एज इट इज कॉपी करना है। जैसे यहां पर देखिए A1 दोनों में है, A2 है तो A2 यहां पर भी है, A3 है, A3 यहां पर भी है, फिर B1 दोनों डिटर्मिनेंट्स में है, B2 दोनों डिटर्मिनेंट्स में है, B3 दोनों डिटर्मिनेंट्स में है। अब क्या करना है, C1 को इसने पहले वाले डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में लिखा, फिर C2 को सेकेंड, मतलब कि सेकेंड रो के इसमें 2 3 के स्थान पे लिखा,
फिर C3 को 3 के स्थान पे लिखा। अब D1 को क्या किया, इसमें लिख दिया, D2 को यहां पर लिख दिया और D3 को यहां पर लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमको अब मैट्रिक्स दिया गया होगा, उसका एडजॉइंट निकालना होगा। Aij denotes the cofactor of the element Aij in the determinants A। जैसे हम एक कोई नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स लेके चलते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं। अपने पास हमने लिया डिटर्मिनेंट्स A11, A12, A13, A22, A23, सॉरी A22, क्या लिख दिया यार, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने ये डिटर्मिनेंट लिया और इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, अपने को एडजॉइंट फाइंड करना है। अब इसका एडजॉइंट अगर फाइंड करना है तो क्या करना होगा, हम इसको लिखें। पहला काम क्या करना होगा, हमको इसको कोफैक्टर लिखने होंगे। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख लेते हैं। जैसे अब एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर हमने लिखना सीख लिया है, तो लिखना होगा यहां पर C11 A11 के स्थान पे, और A12 के स्थान पे आपको C12 मतलब उसका कोफैक्टर लिखना है। A13 के स्थान पे आपको उसका कोफैक्टर लिखना है। A21 के स्थान पे आपको A21 का कोफैक्टर, फिर A22 का कोफैक्टर, फिर A23 का कोफैक्टर, तो 23 होगा, फिर C31 होगा, C32 होगा, फिर C33 होगा, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर से सुनिएगा, अपने पास जैसे डिटर्मिनेंट दे दिया गया, अब इस डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट फाइंड करना है अपने को, है ना। अब इस डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करना होगा, आपको A11 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर लिखना होगा, A13 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर, A23 का कोफैक्टर, A31 का कोफैक्टर, A32 का कोफैक्टर, A33 का कोफैक्टर लिखना होगा। फिर उस डिटर्मिनेंट्स का आप ट्रांसपोज कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया है। आगे चलते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब क्या है, जैसे अपने पास कोई मैट्रिसेस दिया है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। जैसे अपने पास मैट्रिक्स है ए और उसको सॉल्व किया गया, 0 आ गया, तो इसको बोला जाएगा कि ये क्या है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर के लिए सॉल्व करने पर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। बस इतनी सी बात है। आगे है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक। हमको क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो क्या होगा, लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अ मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। Existence of the inverse, the necessary and sufficient condition for a square matrix A to possess the inverse that determinants A not equals to 0. Inverse of the matrix A is denoted by, कहने का मतलब कि अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे A मैट्रिक्स अपने पास दिया गया है, अगर हमको उसका इनवर्स फाइंड करना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर होगा तभी हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, अब
ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमको ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। आपको दिख गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। ठीक है, आगे है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन अगर देखना होगा तो कुछ कंडीशन होंगे, कब आएगा हमको सोल्यूशन मिलेगा, कब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी इज सेट टू बी, बात आएगा कि कब उसको सोल्यूशन बोला जाएगा। तो कंसिस्टेंट हम उसी को बोलते हैं जब हमको सोल्यूशन मिलता है, चाहे एक सोल्यूशन मिले चाहे एक से ज्यादा सोल्यूशन मिले, तो उसको उस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है जब हमको कोई भी सोल्यूशन ना मिले। ठीक है, जब सोल्यूशन की बात ही ना हो। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी का कंडीशन क्या होगा, उसके कब वो कंसिस्टेंसी होगा, मतलब कब सोल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट्स को या मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि अगर आपका डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और उसके एक सोल्यूशन मिलेंगे। अगला है इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 and adjoint of b not equals to 0 then the solution does not exist and the given system is inconsistent। मतलब अगर आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए साइन सॉल्व किया गया और वो 0 के बराबर हो गया, फिर हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन b से कराएंगे, जो यहां पर b है ये वाला, और सॉल्व करने पर 0 नहीं आया तब सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हमको तब आंसर नहीं मिलेगा। अगला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो गया, तो यहां पर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। आगे चलते हैं, अगला है यूज ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना होगा, हमको इनवर्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। जैसे अपने पास कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे, जैसे यहां पर है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन अ अननोन x1 x2 अप टू xn है। यहां पर कुछ दिया गया है अपने को, डिपेंड करता है i की वैल्यू क्या होगी। i की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा का इक्वेशन मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। तो हमको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। बात आएगा ए मैट्रिक्स कौन होगा, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में हम सारे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे यहां पर अपने को दिख रहा है x1, तो x1 का कोफिशिएंट i की वैल्यू 1 रखेंगे तो a11 होगा। ठीक है, अगर हम 2 रखेंगे तो दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा, तो यहां पर a21 मिलेगा, देखिएगा मिल रहा है। फिर अगर हमने n रखा तो क्या हो जाएगा, यहां पर n1 मिलेगा। ठीक है, आपका a11 कौन है, x का कोफिशिएंट है। a22 कौन रहेगा आपका, यहां पर x2 x3 में है, y यहां पर आपको लेकिन x y z के फॉर्म में मिलेगा, तो यहां पर y का कोफिशिएंट का कॉलम में सारे y के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, और आपको थर्ड वाले कॉलम में z के सारे कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। तीनों लाइन के ऐसे इक्वेशन बनाए जाएंगे। फिर x के बराबर आपको एक x लिखना होगा, x में आपका x होगा, y होगा, फिर z होगा। ठीक है, और b कौन होगा अपने पास, b होगा जो राइट साइड में, जैसे यहां पर b1 है, b2 होगा, b3 होगा, ऐसे कुछ ऐसे b बनेंगे। फिर आपको कंडीशन क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए, इतना लिखने के बाद आप x इक्वल टू ए इनवर्स b लिखेंगे, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगा। x आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा और कंपैरिजन करके x और y z की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में क्या लिखा है 271,
सेकेंड रो में है 1 1 1 और थर्ड रो में है 10 8 1। सॉल्व करना है, बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं। तो चाहे हम किसी भी रो को लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग आसान बनाने के लिए पहला ही रो लेके सॉल्व करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 2 पकड़ा, a11 है ना भाई। अब a11 हमने पकड़ा है, अब a11 का हम कोफैक्टर लिखेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हमारे पास इसको 2 जिस रो में मिल रहा है अपने को, उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे और उसके कॉलम में जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं सबको डिलीट करेंगे। बचेगा क्या, 1 1 8 1। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1, फिर -8 होगा, ठीक है। अब अगले नंबर पर माइनस आएगा। क्यों माइनस आता है, क्योंकि यहां पर आपका a11 था, ठीक है। तो c11 फाइंड करते हैं। तो c11 का मतलब होता है -1 पावर 1 + 1, जो कि -1 की डिग्री आपकी इवन हो जाएगी, तो माइनस खत्म हो जाता है। अब यहां पर ये a12 की वैल्यू होती है, तो a12 के स्थान पे आपको 7 लिखना है, लेकिन a12 का कोफैक्टर भी लिखना होता है। तो a12 का कोफैक्टर होता है -1 पावर 1 + 2। तो -1 की डिग्री आपको ऑड मिल रही है, तो इसलिए माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। अब 7 जिस रो और कॉलम में मिल रहा है उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, तो बचेगा क्या, 1 10 1 1। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 होगा, -10 हो जाएगा। अब फिर इसी हिसाब से प्लस, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8 -10 होगा। तो हमारे लिए आसान होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टर करके चलते रहते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से -7 होगा तो -14, यहां से अगर देखेंगे तो -9 होगा, -9 -7 +63 बन जाएगा अपना। फिर यहां से आपको -2 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका -16 + 63, तो 47 प्लस का। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला है इफ a इक्वल्स टू α2 2α एंड a3 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 27 दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। ये भी आसान है। अब देखिए इसका मतलब पहले हम लोग देखते हैं कितने ऑर्डर का है। ये 2 ऑर्डर का है, इसको हम लोग 2 × 2 ऑर्डर बोले। इसका मतलब पहले देखें a3 का डिटर्मिनेंट्स अगर दिया गया है तो इसको हम लोग लिखेंगे a पावर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a पावर 3 इक्वल्स टू 27। अब a की वैल्यू यहां से अगर देखना होगा तो यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू आपको मिलेगा कितना, 3 मिलेगा, क्योंकि ये भी तो 3 की पावर 3 है। अब अपने को क्या करना है, यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। तो मिलेगा α² -4 बराबर कर लेते हैं, ये वाला वहां रख लेते हैं। तो α² -4 इक्वल्स टू 3, तो इसको उस तरफ भेजा तो α² इक्वल्स टू 7। तो अल्फा इक्वल्स टू आपका आएगा ±√7। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिटर्मिनेंट y + k, y सेकेंड रो में है y + k y, और थर्ड रो में है y + k। अब देखिएगा ये डिटर्मिनेंट्स है, बहुत ही आसान है। अब इसमें करना क्या है, आपको दिख रहा होगा, चाहे हम कॉलम में चाहे देखें चाहे रो में देखें, तो सारे एलिमेंट्स किसी न किसी नंबर पे जरूर बैठे हैं। जैसे यहां पर y + k है, तो आपको फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में अगर देख सकते हैं तो दिखेगा। फिर y + k है तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम में या सेकेंड रो में दिख रहा है। y + k है तो y + k आपका चाहे तो थर्ड रो में देखे चाहे थर्ड कॉलम में दिख रहा है। और जो हर एक एलिमेंट आपको दिख रहा है सब में, ये वाला फिर यहां पर है वहां पर है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जैसे
अपने पास डिटर्मिनेंट दिया गया है, हम लिखते हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या करेंगे हम, R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 के सारे एलिमेंट्स का सम लिखना है। चलिए, तो y प्लस के वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y प्लस के होगा। ठीक है, सॉरी हमको इधर से जोड़ना है नीचे से। ठीक है, फिर यहां से क्या करना होगा, ये वाला भी आपका 3y प्लस के होगा, फिर ये वाला भी आपका 3y प्लस के होगा। फिर एज इट इज सबको लिख लेना है, y प्लस के, फिर यहां पर y आएगा, फिर यहां पर y प्लस के आएगा। अब आपको दिख रहा है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स आपके 3y प्लस के हैं, मतलब सेम है, आप कॉमन कर सकते हैं। 3y प्लस के आपने कॉमन किया, आपको दिखेगा क्या, 1y प्लस के y, फिर यहां पर अगर आपने देखा तो 1y प्लस के। ऐसा करने के बाद आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर आपको कभी भी 1 दिख गया तो क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कराना है, किसी दो लोगों को 0 बनाना है, तो उससे हमारे लिए आसान बन जाएगा। जैसे हमने देखा यहां पर ये दिख गया। अब हम एक काम करते हैं कि अगर यहां पर 0 होता, ये वाला 0 होता, तो हमको केवल ये वाला खोलना होता, हमारे लिए आसान हो जाता। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या करना होगा, आपको C2 में लिखना है, C2 में लिखना है आपको C2 माइनस C3। ठीक है, या पहले C1 में लिख लेते हैं। C1 में क्या लिखना होगा, C1 माइनस C2, फिर C2 में लिखना है C2 माइनस C3, ऐसे अपने को लिखना होगा। तो 3y प्लस के, C1 में अगर हमने C1 माइनस C2 किया, C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कराया तो यहां पर 0 बचेगा। ठीक है, फिर यहां पर आपका माइनस के बचेगा, फिर ये वाला आपका 0 होगा। फिर अब क्या करना है, आपको C2 में लिखना है C2 माइनस C3, तो यहां पर 0 होगा। फिर यहां से y कट जाएगा, आपका k आएगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा, आपका माइनस k आएगा। ठीक है, अब थर्ड कॉलम को एज इट इज आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इसी को केवल ब्रेक करेंगे, तो लिखना होगा 3y प्लस के, ये बाहर रहेगा। अब ये सब तो 0 हो गए, अब इनको खोलने की जरूरत नहीं है। अब इसके कॉलम के सारे एलिमेंट और रो को डिलीट करना होगा, बचेगा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो k स्क्वायर होगा अपना, इसका इसमें 0 बन गया। अब कितना हो गया, देखिए k स्क्वायर 3y प्लस के हो गया। तो आपका देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इफ A is non-singular square matrix of order 3 such that A square equals to 3A, then value of determinants of A। अगर ऐसा दिया है, चलिए इसको देखते हैं। बोला है कि A is non-singular स्क्वायर मैट्रिक्स, कहने का मतलब कि इसको 0 के बराबर नहीं होना है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर अपने को दिया है A स्क्वायर इक्वल्स टू 3A, हम क्या लगाते हैं इस पे डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो यहां पर भी 3A का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अब A से मल्टीप्लाई में है, कोई भी कांस्टेंट होगा, कितने ऑर्डर का अपने पास है, ये 3x3 ऑर्डर का है। अगर 3x3 ऑर्डर का है तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, तो 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट्स A इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, हालांकि ये पहले अंदर होता फिर 2 बाहर जाता, तो हमने पहले ही बाहर कर दिया। इसको इस तरह बुलाइए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A स्क्वायर माइनस 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट्स A आपने कॉमन किया तो यहाँ से डिटर्मिनेंट्स A माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है 2 लोगों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, तो जिसमें आपको 2 वैल्यू मिल रहा है, डिटर्मिनेंट 0 और 27, लेकिन 0 नहीं होना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आंसर आपका क्या आएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 27। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। हमको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हम किसी भी को भी ब्रेक करें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हैं, सॉरी फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के भी, तो इसमें भी आप कर सकते हैं कि आपको C1 में लिखना है C1 माइनस C2, C2 में लिखना है C2 माइनस C3, तो आप ऐसे करेंगे। हम लेकिन डायरेक्ट ब्रेक करते हैं। जैसे देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। आपका ये वाला इससे कट जाएगा, यहां से ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1, यहां से आपको बचेगा माइनस कॉस थीटा, यहां से आपका माइनस साइन थीटा। ये वाला किसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, ये वाला 1 इसको कट कर रहा है, बचेगा कितना आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अपना साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब साइन 2 थीटा का रेंज कितना होता है, साइन 2 थीटा का रेंज होता है -1 से 1। इसमें क्या किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है, तो हम लोग भी कर लेते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो दोनों तरफ करना होगा, तो ये -1/2 और ये वाला 1/2। ये वाला आ रहा है मैक्सिमम और ये वाला आ रहा है मिनिमम। तो इसका क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1/2। अगला क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट रो में है आपका x साइन थीटा कॉस थीटा, सेकेंड रो में है माइनस साइन थीटा माइनस x1, थर्ड रो में है cos थीटा 1x इक्वल्स टू 8, राइट द वैल्यू ऑफ x। अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ब्रेक करते हैं। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे करना है आपको। x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -x² होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 होगा, फिर माइनस साइन थीटा, दूसरे नंबर पर आपको हमेशा माइनस लगाना है। x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -x साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा ही होगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस कॉस थीटा। अब अगले नंबर पर आता है आपका कॉस थीटा, मतलब A13 की वैल्यू। अब क्या करना होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस साइन थीटा होगा, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x कॉस थीटा पढ़ने में आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो -x³ -x, यहां पर अगर कराएंगे तो आपका पढ़ने में आएगा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आपको दिख रहा है ये वाला इसको काट रहा है, यहां से आपका x बच रहा है ना। ओवरऑल पढ़ने में आएगा -x³ माइनस x प्लस x इक्वल्स टू 8। देखिए ये वाला भी इसको कट कर दिया, बचा कितना, x³ प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपको ये दिखा x³ प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो x प्लस 2 आएगा, फिर x² मतलब a² प्लस b² प्लस ab, तो कितना होगा 2x इक्वल्स टू 0।
ये वाला भी क्वाड्रेटिक आपको 0 दे रहा है और ये वाला भी 0 दे रहा है। तो आप कभी भी जब सॉल्व करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है, ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आप सॉल्व करेंगे कितना होगा, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे आपका 1 है, इंटू सी के स्थान पे आपका 4 है, लेस देन 0 आ रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक ओवरऑल आपका पॉजिटिव होता है। अब जब ये चीज पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो ये 0 के बराबर हो नहीं सकता। बात आएगा कौन 0 के बराबर होगा, x+2। तो अपना x+2 आपका 0 के बराबर होगा, तो यहां से आपको मिलेगा x = -2। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा साहस रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये वाले को देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। पहला काम अपने को क्या करना है, थर्ड रो में देखिए हर एक एलिमेंट में -3 है, -3 कॉमन कर लेना है। थर्ड रो के सारे एलिमेंट -3 है, -3 हमने बाहर बुलाया, आपको दिखा क्या, x + y, y + z, z + x, फिर यहाँ पर z है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब देखिएगा ये -3 तो रहने दीजिए, आप एक काम अप्लाई कर सकते हैं, रो R1 में लिखना है R1 + R2। उससे क्या होगा, आपको दिखेगा x + y + z। ठीक है, यहां पर भी आपको दिखेगा x + y + z, यहां पर भी आपको दिखेगा x + y + z, और z x y यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 एज इट इज कॉपी रहेगा। अब चाहे तो आप फर्स्ट वाले रो से x + y + z कॉमन कर सकते हैं, तो -3 बाहर रहेगा, x + y + z आपने बाहर बुलाया, अंदर बचेगा क्या, 1 1 1, z x y, फिर 1 1 1। अब आपको दिख रहा है R1 एंड R2 R क्या है, आइडेंटिकल है। अब R1 एंड R2, R1 और R2 आपका आइडेंटिकल है, इसलिए ये आंसर जो भी देगा 0 देगा, तो ओवरऑल आंसर आपका 0 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। हम लोगों को क्या करना है, पूरे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है। चलिए, कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ 1। अब कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये किसके स्थान में बैठा है, A11 है ना भाई, A11। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -1 पावर 1 + 1 है ना, -1 पावर 1 + 1। अब इसके रो को और कॉलम के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो बचेगा कितना, 3, तो ओवरऑल आपका 3 आएगा, है ना। अब -2 तो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -2, तो क्या बन जाएगा आपका, ये किसके स्थान में बैठा है अपना, A12। A12 को -1 पावर 1 + 2 बोला जाएगा। अब इसके कॉलम और इसके रो के सारे एलिमेंट्स को डिलीट किया जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो अब यहां से देखेंगे तो -1 की डिग्री ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, तो आंसर आपका -4 बचेगा। कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर लिखना है। 4 कहां बैठा है आपका, A21 पे बैठा है, तो लिखेंगे हम -1 पावर 2 + 1, 2 + 1 बोला है, तो फिर 2 + 1। अब 4 को पकड़ेंगे तो 4 के रो के सारे एलिमेंट को डिलीट करेंगे कॉलम को, तो -2 यहां से नेगेटिव निकलेगा और यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आंसर आपका +2 आएगा। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 3 लिखना है। 3 किसके स्थान बैठा है, A22 के स्थान बैठा
है ना भाई। अब a22 के स्थान में बैठा है तो -1 पावर 2 + 2, फिर इसके एलिमेंट सारे डिलीट होंगे, बचेगा कौन 1, तो आंसर आपका 1 आएगा। तो कोफैक्टर हमने सारे का लिख लिया। ऐसे कोफैक्टर अपने को लिखना है। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको पकड़िए, कभी भी 2 × 2 ऑर्डर का आ रहा है उसके कॉर्नर वाले का हमेशा आंसर होगा, ये वाले का ये आंसर होगा, इस वाले का ये वाला आंसर होगा, इस वाले का ये वाला आंसर होगा, इस वाले का ये आंसर होगा। अब डिपेंड करता है कहाँ बैठा है, 1 1 पे बैठा है तो प्लस देगा, 1 2 बैठा है तो नेगेटिव रहेगा, और 2 1 बैठा है तो नेगेटिव रहेगा, और 2 2 पे बैठा है तो पॉजिटिव रहेगा। अगला है क्वेश्चन, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट a23 ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब कोफैक्टर लिखना है a23 का, कोफैक्टर ऑफ a23, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको c23, और c23 को हम लोग लिखेंगे -1 पावर 2 + 3 m23, m23 मतलब माइनर ऑफ 23। अब माइनर ऑफ 23 तो 2 3 कहाँ बैठा है भाई, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये वाला है और थर्ड कॉलम ये वाला है, मतलब इसके स्थान पे है। ठीक है, अब इसके रो के सारे एलिमेंट डिलीट होंगे, इसके कॉलम के सारे एलिमेंट डिलीट होंगे, बचेगा क्या -1 के पावर 2 + 3, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 5 3 1 2, ये तो नेगेटिव देगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10, इसका इसमें करेंगे तो 3, ओवरऑल आंसर आपका -7 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इनवर्स ऑफ -4 3 7 -5। हम लोगों को क्या करना है, इनवर्स लिखना है। अभी हमने देखा था इनवर्स का फार्मूला क्या था, जैसे इसको हमने a नाम दे दिया तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर एडजॉइंट ऑफ a। तो पहला काम आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा। तो आपने a डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपका, -5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो +20 होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -21 इक्वल्स टू -1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट्स a आ गया, आपने को क्या करना है, अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए क्या लिखना होगा, पहला काम C11 होगा -1 पावर 1 + 1, है ना भाई, -1 पावर 1 + 1 तो बचेगा कितना, -5 इक्वल्स टू -5 होगा। ठीक है, फिर C12 फाइंड करना होगा, C12 फाइंड करेंगे तो -1 पावर 1 + 2, 1 2 कौन है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये वाला होगा, तो अब ये वाला बचेगा कितना आपका 7, है ना भाई, तो -7 आएगा। अब C13 लिखना है, सॉरी C21 लिखेंगे तो C21 मतलब -1 पावर 2 + 1, 21 ये है तो आपका 3 बचेगा, आंसर आएगा -3। फिर यहां पर देख लेते हैं C22 को लिखेंगे -1 पावर 2 + 2 और आपका -4, तो आंसर होगा -4। तो इसको लिखें एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू -5 -7 -3 -4, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब मिलेगा क्या अपने को, -5 -7 -3 -4, ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a को क्या करना है, यहां पर रख देना है, तो a इनवर्स इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 / -1 -5 -3 -7 -4। पहली बात एक चीज दिखा देते हैं आपको, एडजॉइंट ऑफ a अगर निकालना हो, अगर आपको 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है उसका एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, जैसे यहां पर है अपना, इसको मैं एकदम थोड़ा सा क्लियर लिख दूं, ये कॉर्नर वालों का साइन अल्टर लिखना है,
साइन चेंज कर दीजिए, चेंज द साइन, जो भी साइन होगा उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। और इसको, इस वाले कॉर्नर वालों को आपस में अल्टर कर दीजिए, इंटरचेंज टू ईच अदर। ठीक है भाई, क्या लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या किया, अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का था, एडजॉइंट निकालना था, तो इस पे केवल साइन चेंज करना था। देखिए वहां पर 3 था तो यहाँ पर -3 हो गया, 7 था तो -7 हो गया, और इन दोनों को आपस में अल्टर कर दिया, मतलब बदल दिया, तो -5 यहाँ पर, -4 यहाँ पर। अब इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स नहीं मैट्रिक्स है भाई, है ना, नहीं तो अभी हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप बोलेंगे कि केवल एक ही में करना है। तो ये वाला 5 बन जाएगा, 7, 3 और 4, तो A इनवर्स इक्वल्स टू आपका 5, 3, 7, 4, 5, 3, 7, 4, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इक्वल्स टू, फर्स्ट रो में है आपका 1 0 0, सेकेंड रो में है 0 1 0, और थर्ड रो में है आपका 59 69 -1। आपको A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है अपना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होगा, आपको डिटर्मिनेंट्स A फाइंड करना होगा, केवल ये वाला ब्रेक करना होगा क्योंकि आपको अगले दो एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है। तो -1 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू -1 आया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे तो आपका बनेगा क्या, आपको पहले कोफैक्टर निकालने होंगे सबके, तो C11 अगर हम लिखेंगे तो -1 पावर 1 + 1, -1 पावर 1 + 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -1, ओवरऑल आंसर -1 आएगा। C12 अगर देखें तो C12 अगर हमने देखा तो इसको पकड़ना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0। C13 अगर देखें इसको पकड़ना होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा तो -1 पावर 1 + 3, फिर इसका इसमें लिखेंगे तो -59 इक्वल्स टू -59 आएगा। फिर C21 अगर C21 लिखेंगे तो -1 पावर 2 + 1 होगा। C21 बोले तो इसको पकड़ना होगा, इस वाले को, इसका इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा 0, तो ओवरऑल 0 इक्वल्स टू 0। C22 फाइंड करेंगे, C22 पकड़ेंगे तो ये वाला होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा -1 पावर 2 + 2। अब C22 है तो -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -1, फिर इसका इसमें होगा तो 0, तो ओवरऑल आंसर -1 आएगा। C23 तो -1 पावर 2 + 3, 23 तो ये वाला होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 69 माइनस इसका इसमें होगा तो 0, ओवरऑल -69 होगा। C23 तक हो गया। अब C31 अब C31 बोले तो ये वाला पकड़ेंगे, है ना भाई, तो -1 पावर 3 + 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका इसमें 0, तो ओवरऑल 0 बराबर 0 आएगा। C32 पकड़ा तो C32 पकड़ेंगे तो 69 वाला आ रहा है, तो -1 पावर 3 + 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0, ओवरऑल 0। अब C33 तो -1 पावर 3 + 3, C33 है तो इसको पकड़ेंगे तो इसका और ये वाला पूरा कटेगा, इसका इसमें होगा तो 1 होगा, और फिर -0 हो जाएगा तो ये वाला 1 होगा। अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A।
C11 है अपना -1, C12 है 0, C13 है आपका -59, फिर C21 है आपका 0, C22 है -1, C23 है -69। C23 एक सेकेंड, जब C23 फाइंड किए हैं, ये होगा ला, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, तो इसमें -59 होगा। और C13 ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा इसका, इसमें तो -59, ठीक है। तो C23 ये वाला इसमें, अच्छा ठीक है, 69 नहीं होगा भाई मिस्टेक। अब अगला है आपका C31 0, फिर 0, फिर 1। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू आपका आएगा -1 0 -59, फिर 0 -1 -69 0 0 1। आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू -1 दिया है, बस यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई करा देंगे, आपको A इनवर्स आ जाएगा। तो माइनस से अंदर भेज दिया, तो 1 0 59, फिर यहाँ पर होगा 0 1 69, फिर ये वाला होगा 0 0 -1। चलो भाई, ये आ गया क्या, A आ गया, मतलब A इनवर्स को फाइंड किया गया, तो क्या आ गया अपना A आ गया। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, इफ A इज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स B। इसका मतलब है A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ B। पहले तो ये बात समझे, फिर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन B इनवर्स इज इक्वल्स टू, B इनवर्स का मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पर, B इनवर्स का मतलब होगा 1 B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, फिर एडजॉइंट ऑफ B। चलिए, तो पहला काम हम A डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 1 पकड़ेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 होगा, -6 होगा, फिर माइनस +2 हो जाएगा, इसका इसमें 0 होगा, -12 +4, इसका इसमें होगा तो 4 होगा, इसका इसमें होगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, -6 -24 +8 32 होगा ना भाई। ये कितना होगा 30, तो कितना आएगा 2 आएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू आपका 2 आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू 2 आया, तो हम अगर देखें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट अगर देखें तो कितने ऑर्डर का है आपका मैट्रिसेस, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B के पावर डिटर्मिनेंट्स ऑफ B पावर 3 - 1, तो ओवरऑल आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ B के पावर 2। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ B के पावर 2 आएगा, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ A कितना है 2 है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ B के पावर 2 की वैल्यू 2 होगी, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ B इक्वल्स टू ±√2 आएगा। अब बस अपने को रख लेना है यहाँ पर, B इनवर्स आपको चाहिए, तो B इनवर्स 1 ±√2 एडजॉइंट ऑफ B। अब कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं निकालना है, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल्स टू A है, तो आप यहाँ पर A लिख दीजिए। कौन सा है भाई, D वाला ऑप्शन आपका
मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले रो में 1 माइनस टेन थीटा, सेकेंड वाले रो में टेन थीटा 1, फिर 1 टेन थीटा माइनस टेन थीटा 1 का इन्वर्स। पहला काम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट, अब देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट में क्या करना होता है, डायरेक्ट इसका इसमें इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 का इंटरचेंज 1 में तो 1 ही होगा, और इसका साइन अल्टर कर देंगे। तो कितना बन जाएगा आपका, ये टेन थीटा होगा, और ये वाला माइनस टेन थीटा बन जाएगा, और ये वाला आपका 1 का 1 नहीं रहेगा। और अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स भी लिखना है भाई ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1/सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 टेन थीटा, ये होगा माइनस टेन थीटा, और ये वाला होगा 1। इसको अंदर भेज दें, ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखें तो टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस टेन थीटा होगा कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा होगा। फिर अब इसकी वैल्यू तो आ गई, अब इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं। कितना है, 1 माइनस टेन थीटा 1। एक काम कराते हैं, पहले हम इसी को मल्टीप्लाई कराते हैं, बाहर कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ठीक है ना। ये वाला स्टेप ठीक लग रहा है। 1 माइनस टेन थीटा, फिर टेन थीटा 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 1, इसका इसमें होगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें होगा तो माइनस टेन थीटा, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस टेन थीटा। अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया, अब सेकेंड रो की बारी। तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो टेन थीटा, इसका इसमें होगा तो प्लस टेन थीटा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या करना है भाई, चलिए मतलब लंबा ही जाने वाला है। अब ओवरऑल आपको इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो आप इसको डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो माइनस टू टेन थीटा, माइनस टू टेन थीटा को आपने देखा तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है चूंकि ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका एक कॉस को कटेगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, फिर यहां पर 2 टेन थीटा है, तो 2 टेन थीटा मतलब साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कटेगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पर आपका फिर वही बनने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसको तो कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, इसको माइनस साइन 2 थीटा बोलेंगे, और ये वाला अभी भी कॉस 2 थीटा है। इसके बराबर क्या है अपना a माइनस बी, बी ए, कंपैरिजन करें तो a इक्वल्स टू आपका आएगा कॉस 2 थीटा और b इक्वल्स टू आपका आएगा साइन 2 थीटा। a इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, b इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। b वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ a इनवर्स, आपको a इनवर्स दिया गया है एंड b फाइंड a b इनवर्स। ए बी इनवर्स को अगर हम देखें तो इसको खोलेंगे
तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बोला जाता है। आपके पास ए इनवर्स है ही, बी इनवर्स निकाल के आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, कुछ काम खुद से भी करें, दूसरों के भरोसे ना रहे, है ना। सारा काम ये मत सोचिए कि हम ही करेंगे, आप भी करिए। ठीक है, अगला देखिए, इफ ए इक्वल्स टू, फर्स्ट रो में है 2 - 3 5, सेकेंड रो में है 3 2 - 4, थर्ड रो में है 1 1 - 2, फाइंड ए इनवर्स। पहला काम आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर आपका होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करें, तो 2 को पकड़ेंगे, -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4, इसका इसमें कराएंगे तो +4 हो जाएगा। +3 लिखे, -2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -6, इसका इसमें कराएंगे तो +4, फिर +5, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 3 - 2, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो -2 -6 बनेगा, और यहाँ पर आपका +1 तो 5, ओवरऑल -1। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू -1 आ गया। आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर फाइंड करने होंगे सारे एलिमेंट्स के। चलिए C11 फाइंड करते हैं, -1 पावर 1 + 1। C11 फाइंड करेंगे तो इसको पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा -4, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस +4, ओवरऑल आंसर 0 आएगा। C12 मतलब -3 का कोफैक्टर चाहिए, तो -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -6 होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो +4 होगा, और यहाँ पर -1 पावर 1 + 2 लिखना है, तो यहाँ से आपका आंसर 2 बनेगा। C13 फाइंड करना है, C13 फाइंड करना है मतलब आपको उसका, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 - 2, तो -1 पावर 1 + 3, ओवरऑल आंसर आपका 1 आएगा। C21, अब C21 मतलब इसको फाइंड करना है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 5 आएगा, -1 पावर 2 + 1, अगर देखें तो यहाँ से 1 और माइनस मिलेगा तो -1 हो जाएगा। C22 को अगर देखें तो ये वाला पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -4, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -5, -1 पावर 2 + 2 कितना बनने वाला है आपका -9। C23 पकड़े तो -4 वाला एलिमेंट है C23, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, -1 पावर 2 + 3, यहाँ से आएगा आंसर -5। फिर C31 तो -1 पावर 3 + 1 लिखे। C31 कौन है आपका 1, तो -4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -10 आएगा, तो आंसर 2 आएगा। अब फिर C32 पकड़े ये वाला, तो -4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो -8, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो -15, कितना बनने वाला है -8 -15 -23 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 23 आएगा। अब C33 की बारी, -1 पावर 3 + 3, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -9 और माइनस पहले का है +9 इक्वल्स टू
13। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 0, फिर 2 1 होगा, -1 -9 -5 2 23 13। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 2 1 -1 -9 -5 फिर 2 23 13 आएगा। इसमें क्या कराना है अपने को, -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। चलिए ये कॉपी करिए। अब क्या करना है अपने को, अब फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू ए इनवर्स का यूज करके। तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए पहला काम क्या करना है, आपके पास अब देखिएगा 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, 3 इक्वेशन, पहला दूसरा और तीसरा। आप क्या करेंगे, आप पहला मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इसमें x का कोफिशिएंट 3 2 3 और 1 मिलेगा, y का कोफिशिएंट आपका -3 2 1 मिलेगा और z का कोफिशिएंट 5 -4 और -2 मिलेगा। अब यहां से x देखेंगे आप, मिलेगा x y z और b फाइंड करेंगे। b आपको राइट साइड जो भी मिल रहा है 11 -5 और -3। आपने फार्मूला क्या लिखा था, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, है ना भाई, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब b अपने पास क्या है 11 -5 -3। चलिए तो इसको ए इनवर्स इंटू बी, बी की वैल्यू है अपनी 11 -5 -3। अब अगर देखें फाइंड करें तो इसका मल्टीप्लाई सब में करना है, 0 1 0 -5 +6 होगा। ठीक है, अब इसकी बारी -22 -45 फिर इसका होगा तो प्लस का 69। ठीक है, अब इसकी बारी तो -11 -25 +39। इसके बराबर क्या है आपका एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड। ऊपर से देखें तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से आपका अगर देखें तो 5 2 7 67, तो प्लस का 2 आएगा, और यहाँ से अगर देखें तो आपका 36 है ना भाई, 36, और यहाँ से आपका 3 आएगा। इसके बराबर है आपका एक्स वाई जेड। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 1 आएगा, वाई इक्वल टू आपका 2 आएगा, और जेड इक्वल टू आपका 3 आएगा।